चलिए आइए, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम, हमारा स्पेशल प्रोग्राम द वॉर, और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। इधर अमेरिका के पूर्व अगर बातचीत करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटफॉक का रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग से मिले हैं, और वहीं इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति व्यवस्था पर बातचीत हुई है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब सीरिया, ईरान, अमेरिका, चीन, ट्रेड वॉर और यूक्रेन युद्ध जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संकट पर एक साथ मौजूद हैं। विटफॉक की ये पुतिन से तीसरी मुलाकात है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब एक तरफ अमेरिका ने ट्रेड हम कह सकते हैं कि ट्रेड को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। टैरिफ वॉर ने हाहाकार मचा दिया है। और वही अगर बातचीत करते हैं तो विटफॉक की ये पुतिन से तीसरी मुलाकात है, और वो ट्रंप के बेहद करीबी लोगों में से माने जाते हैं। ऐसे में इनका ट्रंप से मिलना एक दो नहीं कई सवाल पैदा कर रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या मुलाकात महज एक राजनीतिक औपचारिकता है या वैश्विक स्तर पर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। और वहीं आज की डिबेट का हमारे सबसे बड़ा सवाल भी यही होगा कि क्या ट्रंप के दूत विटफॉक की रूस यात्रा से अमेरिका रूस संबंधों में नया अध्याय खुलेगा, और इस मुलाकात का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर भी आज के हमारे डिबेट का बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या यह मुलाकात यूक्रेन में युद्ध विराम की दिशा में कोई ठोस पहल होगी, कोई अहम कदम होगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे हर रोज की तरह, और हर रोज की तरह इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे। हमारा ये खास प्रोग्राम इंटरनेशनल जिसमें हम कवर करते हैं। और सवाल एक ये भी है कि क्या चीन की भागीदारी को लेकर उठे सवाल रूस चीन के रिश्तों को लेकर नई बहस को जन्म देंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका, रूस और चीन के त्रिकोणीय संबंधों में यूक्रेन युद्ध एक ब्रह्मास्त्र की तरह या शांति का कोई रास्ता अभी भी बाकी है। इन तमाम विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। मुलाकातें क्या वाकई समाधान की ओर हैं, या ये मुलाकातें केवल सतही कूटनीति है। आने वाले दिनों में इन वार्ताओं के परिणाम पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटफॉक ने शुक्रवार को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति, अगर बातचीत करते हैं तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने हैं, इस मुलाकात के कई अलग अलग तर्क हैं। और वहीं रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने बताया है कि मुलाकात में यूक्रेन की स्थिति पर विचार हुआ है, वहां पर शांति स्थापित करने को लेकर भी बात हुई है। इस दौरान ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई है। उधर वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम पर रूस तेजी से काम कर रहा है। पुतिन से मुलाकात से पहले विटफॉक की पीटर्सबर्ग में पुतिन के निवेश मामलों के दूत किरिल के साथ वार्ता हुई है, और इसके बाद विटफॉक ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। विटफॉक अमेरिका और रूस के संबंधों को पटरी पर लाने के सिलसिले में अहम व्यक्ति बनकर उभरे हैं। ट्रंप के विश्वास पात्र के रूप में वहां, और वो रूस के साथ यूक्रेन के भी संपर्क में है, लेकिन उनकी रूस यात्रा से किसी बड़े परिणाम की उम्मीद नहीं की जा रही है। ट्रंप के दूत के रूप में विटफॉक की पुतिन से ये तीसरी मुलाकात थी। ये मुलाकात सीरिया से रूस समर्थित असद सरकार के गिरने और रूस समर्थित ईरान के अमेरिका के साथ तनाव, अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर और यूक्रेन युद्ध के बीच हुई है। जाहिर है इसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने हित के लिए बातें की होंगी, लेकिन अभी वो बातें सार्वजनिक नहीं हुई हैं। विटफॉक ओमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उससे जुड़े खतरों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सेना के साथ लड़ रहे 100 से ज्यादा चीनी नागरिक भाड़े के लड़ाके हैं, और जिनका चीन की सरकार के साथ कोई सीधा नाता नहीं है। यह जानकारी अमेरिका और अमेरिकी खुफिया एजेंसी से परिचित हुई है, और वही अमेरिकी अधिकारियों और एक पूर्व पश्चिमी खुफिया अधिकारी ने दी है। हालांकि अधिकारी ने यह भी बताया है कि चीनी सेना के अधिकारी युद्ध से सामरिक ज्ञान लेने के लिए बीजिंग की अनुमति से रूसी सीमा के पीछे थिएटर में रह रहे हैं, और हिंद प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी सेनाओं के प्रमुख एडमिरल
सैमुअल पेपोरो ने बुधवार को सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति 155 चीनी नागरिकों के रूस के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल होने की जानकारी देने के बाद यूक्रेनी सेनाओं ने दो चीनी नागरिकों को पकड़ा है। और वहीं चीन से अगर बात करते हैं तो उन आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा था कि ये लड़ाई में शामिल नहीं है। और आज इसी पर खास हम मुलाकात कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी ये मुलाकात, तीसरी मुलाकात, इसके क्या मायने हैं, ऐसे समय में ये मुलाकात क्या बता रही है, इसके कितने मायने निकाले जाएं, तमाम विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। यूक्रेन युद्ध पर क्या सहमति बनी, इसको लेकर भी बात करेंगे द वॉर में। इसके बारे में अगर और बातचीत करें तो पुतिन ट्रंप की दोस्ती क्या फिर से लौटेगी, इसके अलावा सवाल और भी बहुत सारे हैं, उनके ऊपर भी विटकॉफ की अगली चाल क्या होगी, इन तमाम चीजों को लेकर गहन बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर शंभू भद्रा सर जुड़ रहे हैं बतौर सीनियर जर्नलिस्ट, आपका सर बहुत वेलकम। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर डीके गिरी सर जुड़ रहे हैं बतौर फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, और कैप्टन डॉक्टर वीएन झा सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मैं भद्रा सर चाह रहा हूं आप ही के पास आ जाऊं, क्या मायने हैं ऐसे समय में पुतिन से ये मुलाकात, इसके ऊपर जरा हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये मुलाकात यूक्रेन में शांति या नई जंग या फिर वैश्विक राजनीति को स्थापित करने के लिए शांति की पहल या कूटनीतिक चाल, इसे कैसे देखा जाए ये मुलाकात ऐसे समय में? देखिए, इसको एक सकारात्मक तौर पे देखा जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो सबसे पहले मैं रूस और यूक्रेन युद्ध को मैं समाप्त कराने की कोशिश करूंगा। और उसी दिशा में जिस शपथ लेने के बाद ही पहले सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधि के बीच वार्ता हुई सऊदी अरब में, जिसको लेकर के यूक्रेन ने नाराजगी जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे, वहां पे ट्रंप के साथ उनकी तनातनी हुई, फिर वो यूरोप चले गए। यूरोप में जाने के बाद जब कहा कि नहीं, अमेरिका जो कर रहा है उसकी बात मानेंगे, उसके बाद बीच में प्रक्रिया ठंडी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका की कोशिश ये है कि यूक्रेन युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। एक तो पॉलिटिकल वादा भी है, दूसरा कि अमेरिका का बड़ा स्टेक यूक्रेन में लगा हुआ है। तो जो फाइनेंशियली अमेरिका कोशिश कर रहा है कि बाहर जो खर्च है वो उसको कम किया जाए, तो उसको एक युद्ध को खात्मा करके अमेरिका की कोशिश है कि युद्ध खात्मा हो जाए, ताकि अमेरिकन जो वहाँ पे फोर्सेज और अमेरिकन जो मदद वहाँ पे जा रही है उस पे वो रुक जाए। अब बात करते हैं, इसमें मेन है कि सबसे इस डील में सबसे अधिक जो बार्गेनिंग करने की स्थिति में है वो है रूस। चूंकि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में शांति चाहता है, तो इसलिए अब रूस एक बार्गेनिंग फैक्टर में है कि पहली बात कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। दूसरा कि जो दो क्षेत्र यूक्रेन के हैं जिस पर कि कब्जा किया था रूस ने, तो वो चाहेगा कि वो दोनों क्षेत्र उसके पास ही रहे। तीसरा कि यूक्रेन में जो के आसपास जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, वो किसी तरह का एक सैनिक गठबंधन ना बने जो रूस को लगे कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको कि इस शांति प्रक्रिया की जब प्रॉपर वार्ता होगी और तब ये सामने आएगा, और रूस अमेरिका के चाल को, अमेरिका की कूटनीति को, अमेरिका की जो बातें हैं उसको वो देखेगा। उसमें बड़ी बात ये होगी कि अमेरिका जो भी बोलेगा या जो भी कहेगा उसको यूक्रेन कितना मानता है, यूक्रेन किस तरह से मानता है। तो ये सारी चीजें फ्यूचर पे निर्भर है। लेकिन ये तय है कि अमेरिका की कोशिश है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, और इसी के प्रयास के तहत जो विटकॉफ की यात्रा है, स्टीव विटकॉफ की, और ये 3 बार अब तक मिल चुके हैं, तो जो इनकी यात्रा है वो इसके पीछे यही है कि वहां इस वार्ता को पुतिन और ट्रंप में अगर वार्ता होती है तो उसको कैसे लाइन अप किया जाए, उसमें कैसे एग्रीमेंट के क्या क्या पॉइंट्स होंगे,
कौन कौन किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, तो इन सारे चीजों को चैनलाइज किया जाए, पॉइंट एक डील बनाया जाए और इस ताकि बात आगे बढ़े। दूसरा कि अमेरिकन कूटनीति में जो है कि ईरान को लेकर के अमेरिका की जो नीति है, ईरान के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ी है जब से ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, तो उसके बाद एक ईरान को लेकर भी इशू है। दूसरा कि रूस और चीन की जो नजदीकी है वो भी अमेरिका को खटक रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने जो महाशक्ति के रूप में जो अपने को देखता है अमेरिका, उसमें उसको थ्रेट दिखाई देता है चीन से, कि चीन उसकी जगह ले सकता है। तो इसलिए वो चीन के प्रति वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा विश्व में नेटवर्क बन जाए या ब्लॉक बन जाए या खेमा बन जाए जो अमेरिकन विरुद्ध हो और शक्तिशाली हो। तो रूस और अमेरिका की अदावत बहुत शीत युद्ध के समय से है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब अमेरिका वो सारी अदावत को छोड़ करके रूस के साथ जो एक मित्रता की यात्रा शुरू करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे अमेरिकन जो नीति ये है शंभू भद्रा सर, अमेरिका कोशिशें कर रहा है फिर से रूस को अपने साथ लाने का, चीन को भी देख रहा है वो, यानी फिर ईरान का जो साथ है रूस के साथ, फिर उस साथ का क्या होगा? क्या ईरान अमेरिका के साथ बड़ा मुश्किल है ये मान पाना? फिर रूस का स्टैंड क्या होना है, ईरान का स्टैंड क्या होना है फिर, या फिर अगर चीन का भी देखते हैं तो फिर उसमें अगर मित्रता अमेरिका से चीन अगर पुतिन की बढ़ती है, अगर रूस की बढ़ती है, तो फिर चीन और ईरान कहां खड़ा रहेगा? यदि अमेरिका अगर रूस को अपने साथ बातचीत में इन्वॉल्व रखता है, चाहे कोई डिसीजन हो या ना हो, तो जो चीन और रूस की जो नजदीकियां हैं वो थोड़ी कम होगी। रूस को भी सोचना पड़ेगा कि हम लॉयल रहें अमेरिका के प्रति भी, और चीन के साथ जो हमारी लेन देन है या कूटनीतिक है या सामरिक मदद है वो थोड़ा सा कम हो। और ईरान की जो इशू है, ईरान में ये है कि अमेरिका चूंकि ईरान पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो ईरान अमेरिकी नीति के सामने झुके, इसके लिए जरूरी है कि ईरान को कोई मदद नहीं मिले। आपको पीछे याद होगा कि भारत से चावल जाता था लेकिन और तेल खरीदता था ईरान से, लेकिन प्रतिबंध के बाद कुछ दिनों तक भारत ने ऐसा नहीं किया था। जबकि वही रूस पे प्रतिबंध लगा था तो भी भारत ने रूस से खरीदा था। तो कहने का मतलब कि जो ईरान को लेकर के अमेरिका की नीति है उसमें ये है कि रूस कम से कम ईरान की उस तरह से मदद नहीं करे जिस तरह से कि वो अमेरिका के लिए कोई थ्रेट हो जाए, या अमेरिका वहां पे जैसा चाहता है पश्चिम एशिया में, क्योंकि उसको इजराइल को सेव करना है। और इजराइल को सेव करने के लिए ईरान क्या करता है कि अप्रत्यक्ष तौर पे 3 एक आतंकवादी संगठन मान लीजिए खड़ा किया हुआ है। एक तो हमास है जिसके साथ इजराइल सीधे तौर पे लड़ रहा है, दूसरा आपका हूती है, और हिजबुल्ला है लेबनान में। तो ये तीनों संगठन जो है इसको ईरान सपोर्ट करता है, ईरान की आर्मी सपोर्ट करता है, और इस तीनों संगठन को इजराइल खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये तीनों ही संगठन के जरिए इजराइल के खिलाफ ही सारी चीजें लड़ी जा रही है। तो अमेरिका इजराइल को सेव करने के लिए ईरान पे हमेशा दबाव बनाता है। ईरान को की जो पावर है या न्यूक्लियर है या इस आर्मी का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करता है। दूसरा कि जो ईरान को सप्लाई चेन वाली स्थिति है कि ईरान को मदद कौन कर सकता है, तो उसमें रूस आता है, चीन आता है, तो उस नेटवर्क को भी कमजोर करने की कोशिश है। तो ये सारी चीजें एक उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की जरूरत है। लौट रहा हूं शंभू सर, वापस दूसरे राउंड में भी फिर बात करेंगे। कैप्टन डॉक्टर वीएन झा साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत का पुतिन से मिलना, तीसरी बार ये मुलाकात है पुतिन से, क्या ये मुलाकात महज एक राजनीतिक औपचारिकता है या वैश्विक स्तर पर किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है? यासूब, आप मुझे ग्रुप कैप्टन बुला सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का रैंक होता है, आर्मी में कैप्टन होती है और नेवी में होती है। ओके सर। देखिए, जहाँ तक ये बातचीत चल रही है तो ये इसको हम लोग हल्के में न लें, क्योंकि इससे पहले सारे मंच पे, सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे
यूक्रेन और रूस जंग खत्म हो इसके प्रयास किए जा चुके हैं, बहुत प्रयास किए जा चुके हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो बहुतों बार इसके ऊपर में चर्चा हुई है और सब विफल रही है। आज के दिन अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि वो इस युद्ध को खत्म करवा सकता है, कि जो सचमुच में खत्म करवा सकता है, क्योंकि ये युद्ध तो अमेरिका के बूते ही लड़ा जा रहा था। अमेरिका से लगभग 80-85% जो मिलिट्री साजो सामान है वो चीज यूक्रेन आ रहे थे और उसी से युद्ध लड़ा जा रहा था। और बाकी जितने नेटो के देश हैं, खास करके यूरोप के जो हैं, वो इसमें शामिल थे। तो अगर अमेरिका चाहे तो वो युद्ध कल खत्म हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं रह गया है। एक तो सबसे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक गलती की कि उन्होंने अपनी एक हाई हैंडेडनेस दिखाई कि सीधा ऐलान कर दिया कि हम इस युद्ध को रुकवा देंगे और रशिया से बात करने के लिए पहुंच गए। तो इसमें क्या हुआ, आपको याद होगा कि जितने नेटो कंट्री थे अमेरिका को छोड़ के, यूरोप के, सब एक साथ मतलब खफा हो गए थे, बहुत तूतू मैमा हुई थी। तो ये जो पहला अप्रोच था डोनाल्ड ट्रंप का, ये गलत था। उसको करना चाहिए कि पहले एक नेटो का मीटिंग बुला के उसमें ये बता दे कि देखो मेरा सामान जा रहा है, मेरी जो खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और मेरी प्रतिबद्धता अमेरिकी नागरिक से है कि उनको मैं जो इकोनॉमिक रिलीफ है वो दूं। और जितना हमने आज तक लगभग ऑफिशियली अमेरिका ने लगभग 600 बिलियन डॉलर दिया हुआ है यूक्रेन में, और अनऑफिशियली लगभग 800 के आसपास में, 800 बिलियन डॉलर के आसपास में दिया हुआ। तो ये बहुत बड़ी राशि है। तो ये एक अगर पहले इनिशियल मीटिंग होती नेटो कंट्रीज की या अमेरिका और यूरोप की, तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। लेकिन अब जो हो गया है उसको तो आप अंडू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक पहली मीटिंग हुई अमेरिकन डेलीगेट्स की रशियन डेलीगेट के साथ में, और वैचारिक सैद्धांतिक तौर पे वो लोग एग्री हुए कि हाँ सीज फायर हो सकती है, युद्ध विराम हो सकता है फेज वाइज में। दूसरी बार जो यूक्रेन के प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत हुई और फिर उनको बताया गया कि देखो ये तुम युद्ध लड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें जितना अभी तक जो 3 साल में जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ये आपके इंटरेस्ट में है कि आप ये युद्ध विराम करें। और किसी न किसी तरह से जेलेंस्की मान भी गए थे कि हाँ ठीक है, जो अमेरिका कह रहा है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। हालांकि यूरोपियन देश जो थे, चाहे वो नेटो के मेंबर हैं या फिर नेटो से बाहर भी हैं, वो लोग सब काफी खफा थे कि नहीं इस तरह से युद्ध विराम कैसे किया जाता। जी जी कीजिएगा। मैंने सोचा था कि शायद आपने पहले मेंबर को 10-12 मिनट का समय दिया था, तो मुझे आप कम से कम 6 मिनट 5 मिनट का समय देंगे, तो इसी तरह से मैंने शुरुआत की थी। एनीवे, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। तो ये जो बातचीत का दौरा ऑलरेडी चल चुका था, अब बात काफी सारी बिगड़ चुकी है इन द सेंस कि यूक्रेन को ये बता दिया गया है कि आपको नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी, यूक्रेन को यह भी बता दिया गया है कि जितने सारे जमीन आपके लॉस्ट हो चुके हैं, रशिया ने जीत लिया हुआ है, सबको वापस लाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। और तीसरी, जितना अमेरिका ने उनको अभी तक सहायता दी थी, इसके बदले में जी हाँ ठीक है, ठीक है, उसके साथ में मेरी भागीदारी हुई। तो ये सारी चीजें हो चुकी थी। अब ये जो प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंची है, उसी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए की है। क्यों तो इसको डॉक्टर वीएन झासा इसको शांति की पहल माने या कूटनीतिक चाल माने? ये देखिए, ये कूटनीतिक है। देखिए, जब भी युद्ध फ्रंट पे कुछ होता है और जब दो देश बात करते हैं तो उसमें शांति कोई नहीं चाहता है। वो जहां पे एक की जमीन आपने लगभग 25% जो इलाका है यूक्रेन का आपने जीत लिया है, दूसरे आपकी अपनी भी सेना काफी आहत हुई है। तो यहाँ पे जो कूटनीति है वो काफी सीरियसली चलता है। और यहीं पे आज के दिन में रूस भी मानता है कि अगर सीज फायर हो गया तो उसका बहुत सारा जो नुकसान हो रहा है वो आगे से बंद हो जाएगा। और यूक्रेन एवरी डे, मतलब रोज के दिन से जितना ये डिले हो रहा है सीज फायर, उसका रोज के दिन में कुछ गांव उसके जो हैं
रशिया के पास में जा रहा है, क्योंकि आज के दिन में यूक्रेन के पास में सेना नहीं है लड़ने के लिए, उसके पास में एम्यूनिशन नहीं है। तो ये सारी क्षति यूक्रेन को डेली बेसिस पे उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए वो भी चाहता है कि किसी तरह से अगर ये युद्धबंदी हो जाए, अगर युद्ध विराम हो जाए, तो फिर उसके बाद की बातें जो हैं वो ऑन द टेबल, गिव एंड टेक तो होगा ही होगा, गिव एंड टेक होगा, तो उसके लिए बैठा जा सकता है। तो इसलिए एक सही अप्रोच है ये डोनाल्ड ट्रंप का, कि उन्होंने अपनी प्रतिनिधि को वहां पे भेजा हुआ है। ये जो रियल पॉलिटिक्स होती है वहां पे ये गेम चलेगा, काफी हार्ड बार्गेनिंग होगी, और उसके बाद अगर सीज फायर इनिशिएटिव हो जाए तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें फिर ऑन द टेबल उसको सॉल्व किया जा सकता है बातचीत से। लेकिन युद्ध विराम बहुत जरूरी है। अभी युद्ध विराम जिस फॉर्म में है कि हम आपके एनर्जी प्रतिष्ठान पे हमला नहीं करेंगे, हम आपके सेना के, यूक्रेन कहता है कि हम रशिया के धरती पे अटैक नहीं करेंगे, ऐसा युद्ध विराम नहीं होता है। ये बिल्कुल मतलब ये तो आप कहीं कहीं इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं कि किसी देश के बीच में युद्ध विराम हुआ है जिसमें युद्ध चल रही है, सिर्फ आप एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट पे हमला नहीं कीजिएगा। भद्रा सर कुछ कह रहे हैं क्या? भद्रा सर कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सर, कह रहे हैं सर। ठीक है। संजीव श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ आ गए हैं बतौर विदेश मामलों के जानकार। आपका भी संजीव श्रीवास्तव सर बहुत वेलकम है। और मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत का मुलाकात करना पुतिन से, ये इसको कैसे समझा जाए? क्या ये मुलाकात महज एक राजनीतिक औपचारिकता है या वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है? और अगर ऐसा है तो फिर ईरान का क्या होगा, चीन का क्या होगा? संजीव श्रीवास्तव सर। देखिए, ये जो मुलाकात है स्टीव विटकॉफ की, जाहिर है कि ये एक जो रशिया यूक्रेन को ये युद्ध को शांत कराने की जो प्रयास अमेरिका कर रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये उसी की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हाँ। और इस मुलाकात के बाद इस बात की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी कोई डायरेक्ट जो है मीटिंग हो सकती है। इस संबंध में भी इस यात्रा के दौरान चर्चा हुई है। और जाहिर है कि ये जो युद्ध रशिया यूक्रेन के बीच का चल रहा है, इसको किस तरीके से शांत कराया जाए और सबसे पहले उसके लिए एक सीज फायर कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए पहले प्रयास किए जा रहे हैं। और जो कि बहुत ही सकारात्मक घटनाक्रम है, बहुत ही शुभ समाचार है, और ये पूरे विश्व के लिए अच्छा है, न सिर्फ रशिया के लिए, न सिर्फ यूक्रेन के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। क्योंकि इसका जो असर है वो जाहिर है कि यूक्रेन पर सबसे ज्यादा पड़ा है। यूक्रेन के आम लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन के हजारों की संख्या में, हजारों क्या लाखों की संख्या में ये संख्या होगी, उनके सैनिक जो है उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। रशिया के सैनिकों ने भी अपनी शहादतें दी है। और देखिए, किसी भी सैनिक की जो शहादत होती है उसे सम्मान अवश्य देना चाहिए। दोनों ही देशों के सैनिकों ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये जो डिसीजंस है लड़ाई लड़ने का, ये जाहिर है कि टॉप लीडरशिप जो दोनों देशों के जो इलीट है वो दे रहे थे। तो ऐसे में दोनों ही देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। और रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो युद्ध है ये वास्तविक रूप से एसेंशियली देखें तो ये महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा था, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा था। एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन के जो सैनिक हैं जिनके कंधों पर नाटो और अमेरिका बंदूकें रख करके चला रहे थे। और दोनों ही महाशक्तियां चूंकि इस युद्ध में लड़ रही थी, इसलिए इस युद्ध का कोई हार और जीत के रूप में आउटकम नहीं निकलना था। ये बात बिल्कुल तय थी शुरू से ही, जैसे कि हम आपके चैनल पर भी डिस्कस करते रहे हैं कि इस युद्ध का जो आउटकम है वो हार जीत के रूप में निकल पाना संभव नहीं था, क्योंकि महाशक्तियां इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो महाशक्तियां हैं वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही है, ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की प्रतिद्वंदिता कर रही है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो नाटो के एक्सपेंशन के आधार पर हमला किया था, और नाटो ने इस पूरे हमले को अपने लिए चैलेंज के तौर पर लिया और उसने अपनी हेजीमनी को डिफेंड करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। और जाहिर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बहुत ही भारी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए हैं मैं कहूंगा, क्योंकि ये नाटो के झांसे में आकर के उन्होंने अपनी पूरी जो टेरिटरी है उसको दांव पर लगाने का जो कार्य किया, वो जाहिर है कि वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था। और इस युद्ध से एक और भी आउटकम निकलता है
जो छोटे राष्ट्र हैं, जो ऐसे राष्ट्र जो कि कहीं से कहीं खतरे में हैं, जैसे ताइवान जैसा जो राष्ट्र है, अन्य जहां कहीं भी इस तरीके के फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, उन राष्ट्रों को अपने जो वजूद की रक्षा के लिए अपने निर्णय स्वयं से लेने होंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध का ये आउटकम निकलता है। अपनी जो सुरक्षा के लिए आप किसी महाशक्ति के ऊपर अगर आश्रित हो जाएंगे और उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप देंगे, तो वो महाशक्ति आपको एक्सप्लॉइट करेंगी। और यूक्रेन के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप शांति की तो बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अपने मिनरल दे दीजिए, अपने रेयर अर्थ दे दीजिए। और जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ जिस तरीके से वो पेश आए, जैसे कि कोई टर्म्स को डिक्टेट करने का जो सीधा जो प्रमाण है, वो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और जाहिर है कि जो यूक्रेन है वो महाशक्तियों के हाथों में उसने खेलने का ही कार्य किया है, एक बड़ा ब्लंडर किया है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये जो युद्ध है, जाहिर है कि महाशक्तियां ने इसे 3 वर्षों तक लड़ा, लेकिन अब ये महाशक्तियां नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा और वेस्ट नहीं करेंगे। और रशिया भी, उसने भी बड़े लॉसेस उठाए हैं, बड़ी संख्या में उसकी जो सैनिक हताहत हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। रशिया को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। उसके सैनिकों के लिए भी सैनिकों की भी कमी पड़ रही है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक आके लड़ रहे हैं, तो रशिया भी इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो गई है। लेकिन जैसा कि ग्रुप कैप्टन झा सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि ये जो प्रक्रिया जो नेगोशिएशंस की है, ये जटिल प्रक्रिया है, बड़े प्रश्न है जिनका समाधान निकलना है। क्या रशिया इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि वो शेष जो टेरिटरी जो उसने कब्जा की है अपने पास तो वो रख ले, लेकिन उस शेष टेरिटरी को नेटो में जाने दे? क्या यूक्रेन इस बात के लिए तैयार होगा कि रशिया ने जो टेरिटरी कब्जा किया है उसको परमानेंटली वो रशिया का ही पार्ट बन जाए? क्या नेटो कहीं झुकने के लिए तैयार होगा? क्या अमेरिका किसी कमजोरी को दिखा करके रशिया के साथ डील करेगा? तो ऐसे बहुत सारे बड़े प्रश्न हैं कि जिनका की समाधान निकलना एक समय लग सकता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि पहला जो प्रयास है वो सीज फायर को स्थापित करने का है। कुछ क्षेत्रों में सीज फायर की जरूरी स्थिति बनी है, जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज पर हमला न करना, ब्लैक सी में भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक लार्जर जो सीज फायर है ये इस्टेब्लिश करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उस दिशा में स्टीव विटकॉफ की जो यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। ठीक है संजीव सर, वापस आ रहा हूँ। शंभू बत्रा सर, एक तरफ टैरिफ वॉर की भी कहानी और दूसरी तरफ ये मुलाकात, और ये मुलाकात क्या अमेरिका रूस संबंधों में नया अध्याय खोलेगी क्या? और क्या ये मुलाकात यूक्रेन में युद्ध विराम की ओर भी, उस दिशा में भी ठोस पहल मानी जा रही क्या? देखिए, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक तो विश्वसनीयता नहीं है। ट्रंप ऐसे शख्सियत हैं जिन पर की जिनमें काफी अस्थिरता है, कब क्या बोलेंगे, कब कौन सा डिसीजन लेंगे, कब किस बात को लेकर के क्या करेंगे। तो वो जो उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई है दुनिया भर में कि एक राजनेता के तौर पे अस्थिर राजनेता हैं ट्रंप। तो रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो काफी सधे हुए पॉलिटिशियंस हैं और आज से नहीं है, लंबे समय से सत्ता में है। और अमेरिका और रूस की जो स्थिति है कि दोनों के बीच कभी इस तरह से मित्रता या इस तरह से कभी कुछ रही नहीं है। तो उसमें क्या है कि रूस पहले विश्वास करना चाहेगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, कितनी वो बातों पे रहेगा, उसके बातों में कितना दम है, तो वो हर पॉइंट पे परखना चाहेगा और परख कर ही वो आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रंप की जो उत्साहित थे कि तुरंत सऊदी अरब में वार्ता की, तुरंत यूक्रेन से बात हुई, तुरंत बोला कि ये जिस हड़बड़ी में वो दिख रहे थे ट्रंप, रूस ने वो हड़बड़ी नहीं दिखाई। रूस शांत हो गए। जब अमेरिका के प्रतिनिधि रूस में थे और पुतिन से मिलने वाले थे, उसको इवन की जब फोन पे बात हो रही थी ट्रंप की, तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसको वेट करा दिया ट्रंप साहब को पुतिन साहब ने। तो उनकी एक धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं कि ये कितना कर सकते हैं और यूक्रेन कितना मानेगा उसको। और जो अभी तक में संसाधन जी ठीक, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूं। ठीक है, मैं शंभू सर वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं तब तक मैं चला जाता हूं डॉक्टर वीएन झा सर के पास। डॉक्टर वीएन झा सर, सवाल एक ये भी है कि
अमेरिका, रूस और चीन के त्रिकोणीय संबंधों में अगर यूक्रेन युद्ध की बात करें तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, या शांति का कोई रास्ता अभी भी बाकी है? ये मुलाकातें क्या वाकई समाधान की ओर है? चलिए, मैं वापस जुड़ने की कोशिश करूंगा। मेहमानों से थोड़ी देर के लिए रिश्ता जरूर हमारा टूटा है, लेकिन फौरन जुड़ जाएगा। वापस जुड़ने की कोशिश थोड़ी सी तकनीकी वजहों से। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं जा रहा हूं। डॉक्टर आ रहा हूं। शंभू सर, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। शंभू भद्रा सर, जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वीएन झा सर के पास भी जाऊंगा। हाँ, उस सवाल में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि रूस अमेरिका को हर स्तर पे परखेगा, और जब उसको लगेगा कि हाँ अमेरिका कुछ करने की स्थिति में है रियल में, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। और उसके बाद ये बात तय है कि जो यूक्रेन के जो दो प्रमुख क्षेत्र जिस पर कि रूस रशियंस वहां पे हैं तो उसका दावा करता रहता है, वो दोनों क्षेत्र तो लौटाने वाले नहीं है, वो अपने पास रखना चाहेंगे। और ये शर्त रहेगा कि यूक्रेन नाटो में किसी भी शर्त पे शामिल ना हो। वैसे तो अमेरिका ने संकेत दिया है कि नाटो को हम नहीं मानते, नाटो को ही एक तरह से खत्म करने की मतलब स्थिति पैदा कर दी है कि हम नाटो रहे ही ना। लेकिन ट्रम्प 4 साल है, अगले 4 साल में कौन सरकार आएगी, वो क्या करेगा, उसकी नीति क्या होगी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये तय है कि यूक्रेन अपने दम पे युद्ध नहीं लड़ सकता है। अमेरिका ही यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के युद्ध लड़ रहा था, और अमेरिका ने ही इस युद्ध को आगे भी बढ़ाया था। इस युद्ध के लिए के पीछे अपनी ताकत झोंकी थी। उस समय में अमेरिका की नीति ये थी कि हम रूस को हम सबक सिखाएंगे, लेकिन उसमें सक्सेस इस तरह से मिली नहीं। इसीलिए दुनिया में जो दूसरे चीन या भारत या और यूरोप जो तीसरे लोग जो चाह रहे थे कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, तो किन्हीं का प्रयास सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें अमेरिका खुद ही इन्वॉल्व था, यूरोप इन्वॉल्व था, जिसके कारण से ये युद्ध पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। और यूक्रेन को खुद ही देखना चाहिए था कि हम दूसरों के भरोसे कब तक युद्ध लड़ेंगे। और जैसे हम अपने आदमी को, अपने लोगों को क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं। एक तरह से तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने राष्ट्र को, अपने नागरिकों को तो संकट में डाला हुआ है, नेस्तनाबूद किया है, खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। और वो अमेरिकन बहकावे में आ गए, यूरोपियन बहकावे में आ गए। उनको तो मतलब समझने वाली बात है कि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी सोवियत रूस का हिस्सा था। तो सांस्कृतिक रूप से जितना यूक्रेन रूस से जुड़ा हुआ है उतना तो यूरोप से आप नहीं जुड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो आपको अमेरिकन और इसके विश्वास में जाने की जरूरत नहीं थी। आप सांस्कृतिक रूप से रूस के ज्यादा नजदीक थे। खैर जो भी है, अभी एक कोशिश चल रही है कि भाई ये युद्ध खत्म हो जाए। ठीक है डॉक्टर वीएन झा साहब, सवाल एक ये भी बड़ा है कि अमेरिका, रूस और चीन के त्रिकोणीय संबंधों में यूक्रेन युद्ध एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, या शांति का कोई रास्ता अभी भी बाकी है? यह मुलाकात क्या वाकई समाधान की ओर है, या केवल सतही कूटनीति ही इसे मानी जाए? डॉक्टर वीएन झा सर। हाँ, देखिए, कभी भी युद्ध के बाद इमीडिएटली शांति जो है वो पहले वाली नहीं आती है। एक शुरुआत होती है सीज फायर से, उसके बाद फिर युद्ध विराम पूर्णतया लागू हो जाता है, और उसके बाद फिर जो एक वो रियल पॉलिटिक्स में बात कर रहा था कि अक्रॉस द टेबल आप बैठ के गिव एंड टेक, जो इरिटेटिंग जो पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स जो होते हैं, जिसके जो इन्फ्लेमेबल पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से आगे ना हो, इसके तरफ में काम किया जाए। और इसके लिए दोनों पक्ष का ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल टर्म्स में ऑनेस्टी जो है, इसके बहुत सारी डेफिनेशन है, उसकी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आज के दिन में हो क्या गया है, आप जिस त्रिकोणीय व्यवस्था की बात कर रहे थे कि चाइना है, रूस है, अमेरिका है, वो आज का दिन में नहीं रह गया है। वो बहुत पहले की बात थी। अमेरिका, आप अगर आज से 3 दशक 4 दशक पहले जाएं तो हमेशा से वो मानता रहा कि एक एक्सिस ऑफ इविल, वो मानता था कि नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान ये एक्सिस ऑफ इविल में आते हैं।
आज के दिन में उसमें रशिया भी मिल गया, क्योंकि रूस और रशिया के बीच में एक नॉन एंडिंग एंडलेस जो एक संधि हुई है, हाँ हाँ। जिसमें कि आपने ही बताया था कि कुछ रशियन सैनिक भी पकड़े गए हुए यहाँ पे। नॉर्थ कोरिया के सैनिक तो हैं ही हैं, लेकिन रशियन चाइनीज भी वहां पे कुछ पकड़े गए हैं। तो ये आपको दिखाता है कि ये आज के दिन में द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय नहीं रह गया, ये बहुपक्षीय हो गया है। इसके अलावा आज के दिन में रशिया जो है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि उसने 5 क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है। क्राइमिया में पहले ही था, डोनबास जिसमें कि लुहांस्क और डोनेस्क ये 2 एरिया है उस पे ले लिया है, ज़ैपोरिज़िया ले लिया है, हेर्सन ले लिया है। तो ये जो 5 एरिया यूक्रेन के महत्वपूर्ण एरिया हैं उसको लेके रखा हुआ है। आज के दिन में जैसा पता चल रहा है कि शायद सुमी और कुछ और एरिया में भी, खार्किव में, वहां पे भी रशिया जो है वो गेन कर रहा है, लेकिन उसकी अभी बात नहीं करते। ये 5 एरिया लेके आज रूस बैठा हुआ है और वो ऐसे देना नहीं चाहता और देगा भी नहीं, क्योंकि जो डोनबास है वहां पे रशियन स्पीकिंग पीपल हैं, जिसके लिए कि रशिया लगभग 1 दशक का लड़ाई लड़ रहा है उनके लिए। ज़ैपोरिज़िया में 4 पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे हैं जहां से पूरी यूरोप को पावर सप्लाई होती थी, वो आज के दिन में रशिया के अंदर में है। और खेरसन एक ऐसा एरिया था कि जहां पे वो पूरी अगर कब्जा कर ले तो ब्लैक सी जो है वो यूक्रेन के लिए लगभग इनअप्रोचेबल, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, कॉम्प्लिकेशंस आप ले लीजिए, इसको लेके अब आगे चले के आगे क्या हो सकता है। तो वहीं पे बात आती है कि ये जो वार्ता भी शुरू हुई है, इस वार्ता को आप आगे बढ़ाइए। अभी पावर स्टेशन पे हम अटैक नहीं करेंगे, वहां थी, अभी इमीडिएटली सीज फायर, गोली नहीं चलाएंगे, यहाँ पे कहीं न कहीं वार्ता होनी है। गोली जब चलनी बंद हो जाएगी, इसके बाद शांति जो है धीरे धीरे आना शुरू होगा, जबकि दोनों पक्ष अपना जो स्टेप है वो आगे बढ़ाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन है और वो है यूरोप। कल ही यूरोप के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी एक बैठक हुई है और उसमें यूरोप के जो नेटो मेंबर्स हैं उन्होंने $34 बिलियन का सहायता देना कल येस्टरडे इवनिंग उन्होंने मंजूर किया हुआ यूक्रेन को। तो यूरोप चाहता है कि ये आग जो है वो जलती रहे, इसकी लपट आने वाले दिनों में वो सुलगती रहे, ये यूरोप चाहता है। क्योंकि उसकी जो वार की जो दुकान है, उसकी जो दुकान जो पहले बंद हो चुकी थी नेटो के चलते, वो अब खुलना लगता है कि खुल जाएगी, क्योंकि नेटो से एक बड़ा धड़ यूएसए अलग हो गया है। अब जो धड़ वहां बच गया है उसके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बूते पे रशिया का सामना कर सके। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन को लेते आप चलिए। फिर मैं कहता हूं कि विटकॉफ अभी वहां पे गए हुए हैं, जिस भी तरह से वार्ता को आगे बढ़ाया जाए वो आगे बढ़ाएं। रशिया अभी हार्ड बार्गेनिंग करने के स्थिति में है और इसीलिए वो चाहता कि अपना वो कोई भी जो टेरिटरी जो उसने जो ग्रहण किया हुआ है उसको ना छोड़े। एक छोटी सी बात और देता हूं, कर्स्क जो एरिया था जहां पे कि यूक्रेनी सेना चले गए थे, वो सेना लगभग माना जाता है कि लगभग 30,000 सेना थे, उसमें से मुश्किल से 1,000 वापस लौटे हैं यूक्रेन में, बाकी सारे मारे गए हैं। 500 के आसपास में जो सेना है वो रशिया के एक दूसरे पार्ट में वहां पे चले गए हैं, छुपने के लिए भाग रहे हैं। वो उनको वहां पे स्पॉट किया गया है। तो ये सारी चीजें जो विविधताएं हैं इसको आप ध्यान में लेके चलिए। संजीव श्रीवास्तव सर, क्या अब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के भी रास्ते माना जाए साफ हो गए? और ट्रंप की पॉलिटिक्स तो बड़ा समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इस बात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में आने वाले समय में कोई मुलाकात हो सकती, कोई डायरेक्ट बातचीत हो सकती। और ये जो दोनों नेता हैं ये एक दूसरे के साथ पहले भी लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 वर्षों में सत्ता में नहीं थे तो अनऑफिशियल तरीके से भी उन्होंने 5 से 6 बार के लगभग व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। इस तरीके की भी रिपोर्ट सामने आई है। तो ऐसे में और जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं कहते रहे हैं कि वो पुतिन के साथ
एक मित्रता का भाव रखते हैं और एक उनके साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो ये जो मुलाकात की संभावना अवश्य दिखाई देती है। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि देखिए, दो नेताओं के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो राष्ट्रों के बीच के जो कंसिडरेशंस होते हैं उसकी जो रियलिटीज होती हैं वो अलग होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, यदि मैं इनमिटी शब्द इस्तेमाल न करूं तो एक कम से कम एक कंपटीशन, एक जो प्रतिद्वंदिता है वो अभी भी रहेगी। और दोनों ही राष्ट्र, जाहिर है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी हैं। वो जाहिर है कि पुतिन जो है अपने डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता की वजह से जो अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं और अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं, वो तो उन्हें नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में और अमेरिका भी अपनी हेजेमनी को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है शंभू भद्रा साहब, लास्ट कमेंट देंगे आपका। ये वैश्विक राजनीति की शुरुआत, लास्ट कमेंट आपका ले रहा है शंभू भद्रा साहब। बोलिए। वैश्विक राजनीति की शुरुआत मानी जाए शंभू भद्रा साहब, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, वैश्विक राजनीति तो चलती रहती है, वो तो हमेशा प्रयास, हमें हमेशा कोशिश रहती है, कूटनीति का खेल हमेशा चलता रहता है। हाँ। अभी जो स्थिति है कि अभी अमेरिका की जो कोशिश है यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की, उसके लिए रूस के साथ जो भी संभव है, जैसे भी संभव है, वो कोशिश कर रहा है। और ये आपको दुनिया के स्तर पर देखना पड़ेगा कि 40, 60 के, 70 के, 80 के दशक में अमेरिका को रशिया एक थ्रेट के तौर पे दिखाई देता था। आज अमेरिका को चाइना एक थ्रेट के तौर पे दिखाई देता है, तो इसीलिए चाइना से उसका ट्रेड वार है, तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है। लेकिन रूस के साथ वो अपनी जो पुरानी कटुता है उसे खत्म करके एक कोशिश कर रही है बातचीत की। तो देखिए, अगर इस बातचीत का रिजल्ट अगर यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने में चलिए, बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया आप सभी होगा। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। तमाम खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि क्या ट्रंप के दूत का ये मुलाकात रूस अमेरिका संबंधों में नया अध्याय खोलेंगे? इसी सवाल के साथ आपसे विदा चाहते हैं। सभी का फिर से बहुत शुक्रिया। दवार में फिलहाल इतना। आप देखते रहिए TV 100, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।